सुमन अपनी 3 बहू बेटे और अपने पति के साथ रहती है। सुमन सुबह सो रही थी कि तभी उसे खटपट होने की आवाज आती है। ये इतनी आवाज कहाँ से आ रही है? भगवान, काश मैं सपना देख रही हूँ। सुमन उठकर वहां से रसोई में जाती है तो देखती है उसकी तीनों बहू महक, पूजा और पायल आपस में बहस कर रहे होते हैं। मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे चाय बनानी है, फिर तुम यहाँ अपनी कॉफी बनाने क्यों आ गई? वाह 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 वाह, अरे मुझे अपने लिए नाश्ता बनाना है, तुम दोनों यहाँ आए क्यों? तुम लोगों को पता है कि मैं रोज कुछ नाश्ता करती हूँ, उसके बाद मेरी सुबह होती है। तुम दोनों कुछ ज्यादा ही करने लग गई हो। करना तो पड़ेगा ही ना, जब तुम जैसी देवरानियां मिली हूँ। देखो, मैं घर में सबसे छोटी हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम दोनों अपनी मनमानी कर लोगी और मुझे कुछ बोलने का मौका ही नहीं दोगी। देखो तो कितनी मासूम बन रही हैं, जैसे हम इस पर अत्याचार कर रहे हैं। तुम तीनों बस करोगे कि नहीं? अरे सुबह हुई नहीं कि तुम तीनों का क्लेश फिर शुरू हो गया। घर में बहू के आने से शांति बनी रहती है, लक्ष्मी आती है, लेकिन तुम तीनों तो वो पनौती हो जो घर में पैर रखते ही बस कलेश 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 करती रहती हो। मैं थक गई हूँ तुम लोगों के कलेश से। मेरी कोई गलती नहीं है, आप तो जानती है ना मैं घर की सबसे बड़ी बहू हूँ। मेरे साथ आपने ज्यादा समय बिताया है, मेरा स्वभाव कितना अच्छा है, मैं सामने से कभी लड़ाई नहीं करती। लेकिन ये दोनों ही हैं जो हमेशा ही रसोई में अपनी मनमानी चलाती रहती हैं। मैं भोली हूँ, ज्यादा बोलती नहीं हूँ, तो ये फायदा उठाती हैं। माँ जी देख लो, क्या कह रही हैं ये? भोली हैं? भोला शब्द जो है ना, वो भी शर्मा गया होगा कि ऐसे लोग खुद को भोली बता रहे। मैंने तो कुछ किया भी नहीं था, लेकिन मैं छोटी हूँ ना, इसीलिए मुझ पर अपनी मनमानी चलाते रहते हैं। मैंने अभी तुम लोगों को क्या कहा कि बस करो? तुम लोगों को मेरी बात समझ नहीं आती है क्या? निकलो रसोई से। नहाए धोए हैं नहीं कि रसोई में आकर लड़ाई करने लग गई। जाओ पहले नहाओ और फिर जो मैं बोलूंगी वो काम करना। सुबह खराब कर दी तुम तीनों ने। इसी तरह अक्सर सुमन की तीनों बहू रसोई में लड़ाई करती रहती हैं। कुछ दिनों बाद सुमन अपनी तीनों बहुओं को बुलाती है। अरे आज ना कुछ अच्छा खाने को बना दो, कचौड़ी वगैरह। पूजा, तुम्हें तो कचौड़ी अच्छी बनाने आती है ना? हाँ माँ जी, मुझे कचौरी बनानी आती है, मैं कचौरी बना दूंगी और कचौरी के साथ खीर भी अच्छी लगती है तो खीर ये दोनों मिलकर बना देंगे। ठीक है माँ जी। तीनों बहुएं रसोई में जाती हैं और खाना बनाने लगती हैं। वैसे माँ जी भी ना अच्छा झूठ बोल लेती हैं। तुम्हारे हाथ का खाना माँ जी को पता नहीं कब से ही पसंद आने लग गया। पहले तो वो हमेशा ही बुराई करती थी कि तुम्हें कुछ आता नहीं है और उन्हें मेरे हाथ का खाना पसंद आता है। माँ जी बस तुम्हारा दिल रखने के लिए कहती होंगी, क्योंकि तुम्हारे हाथ के खाने में कोई स्वाद नहीं है, हर वक्त बस वही बकवास खाना खिलाती होगी, तभी तो अब मैं आ गई हूँ तो खुश हैं। तुम दोनों बस करोगी? अरे हम जल्दी से खाना बना लेते हैं, और भी बहुत काम है। मैं खीर नहीं बना रही, मैं थक गई हूँ, मुझे नींद आ रही है, तुम खीर बना देना। पायल इतना कहकर वहां से चली जाती है। पायल को ऐसे करता देख बाकी दोनों भी परेशान हो जाती हैं और वो भी रसोई से चली जाती हैं। जब वो दोनों काम नहीं करेंगी तो मैं क्यों करूं? अरे मैंने क्या ठेका ले रखा है सारे काम करने का? मैं भी नहीं करूंगी। माँ जी को कचौरी खानी है तो तीनों बहुओं को बराबर बोले, मैं भी आराम करूंगी। थोड़ी देर बाद तीनों के ससुर महेश आते हैं। आज तो बहुत भूख लग रही है। अरे रुक जाइए, आज बहू से कचौड़ी और खीर बनवाई है, मैं अभी बुलाती हूँ। सुमन अपनी तीनों बहू को बुलाती है। अरे जाओ खाना ले आओ, भूख लग रही है सबको। माँ जी कचौरी और खीर तो बनी ही नहीं है, लेकिन मेरी कोई गलती नहीं है, ये पायल दीदी ही थी, कहने लगी कि मैं नहीं काम कर रही, मैं थक गई, मुझे नींद आ रही है। अब एक बात बताओ, सारा काम मैं क्या अकेले करूंगी? ये दोनों कुछ भी नहीं करेंगे। माँ जी अब आपको तो पता है मैं कितनी कमजोर हूँ, इन लोगों की तरह नहीं हूँ। अब अगर मैं थक गई हूँ तो मुझे थोड़ी देर आराम करने देना चाहिए था ना, लेकिन ये दोनों तो कितनी मतलबी हैं, मैं थोड़ा सा आराम ना कर लूं, बस यही चाहती रही। कभी मेरे बारे में भी तो सोच सकती है ना। देख लो माँ जी, मैं तो हमेशा यही चाहती हूँ कि कोई लड़ाई ना हो, कोई झगड़ा ना हो, लेकिन रसोई में अगर हम तीनों साथ में गए तो लड़ाई झगड़ा तो होना ही है। मुझे कुछ नहीं खाना, भूख भी मर गई तुम तीनों की लड़ाई देखकर। तुम तीनों को सच में शर्म आनी चाहिए। अरे तुम्हारे सास ससुर यहाँ पर भूखे रह रहे हैं, लेकिन तुम्हें किसी से कोई मतलब नहीं है, बस खुद से ही मतलब रहता है। आप जाइए कमरे में, मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ। अपनी सास को खाना बनाते हुए देखकर भी तीनों को शर्म नहीं आती। तुम दोनों की वजह से हुआ ये सब। तुम दोनों अगर खाना बना लेती तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। तो मना किसने किया था? क्यों चली गई तुम भी अपने कमरे में?
खड़ी रहती, बना लेती। एक ने मना कर दिया तो तुम्हारे हाथ किसी ने थोड़ी ना पकड़े थे। लेकिन नहीं, तुम्हें भी तो बहाना चाहिए था, और बहाना जब मिल गया तो इल्जाम हम पर लगा रही हो। तीनों बिल्कुल बेशरम की तरह एक दूसरे पर इल्जाम लगाती रहती हैं। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद महक रसोई में मैगी बना रही होती है। आज तो मैं मैगी खाऊंगी, मेरा मन नहीं है दाल चावल खाने का। मैगी की खुशबू के पीछे बाकी की दोनों बहुएं भी आती हैं। अरे वाह, मैगी बनी है, फिर तो मैं भी आज मैगी खाऊंगी। और मुझे भी मैगी वैसे भी पसंद है, मैं भी आज मैगी खाऊंगी। मैं किसी को नहीं देने वाली ये मैगी, ये मैंने बनाई है और मैं ही खाऊंगी। जिसे खानी है वो अपने लिए बना ले। ऐसे कैसे नहीं दोगी? अरे हम जब कुछ बनाते हैं तो वो भी तो आप लेती हो ना। तो आज अगर आपने कुछ बनाया है तो उस पर हमारा भी पूरा हक है। मैं भी देखती हूँ फिर कि तुम कैसे लोगी। तीनों बहुएं आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगती हैं, रसोई के सामान फेंकने लगती हैं और रसोई पूरी बिखेर देती हैं। तभी सुमन और महेश दोनों गुस्से में रसोई में आते हैं। रसोई का ये हाल देखकर हैरान रह जाते हैं। ये क्या हाल कर रखा है रसोई का? अब बस बहुत हो गया, तुम तीनों ने बहुत कलेश मचा लिया, बहुत घर में सामान फेंक दिया, अब और नहीं। लेकिन माँ जी, मुझे कुछ नहीं सुनना है। इसी समय रसोई का बंटवारा होगा। अब तुम तीनों अलग अलग खाना बनाओगी और ना ही एक दूसरे से मतलब रखोगी। फिर देखती हूँ कैसे लड़ाई होगी। सुमन रसोई का बंटवारा कर देती है और अब तीनों बहुएं अलग अलग खाना बनाने लगती हैं। पूजा के खाने से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, लेकिन अब तो मैं पूजा का बनाया खाना भी नहीं खा सकती, और मुझे पूजा के जैसे मटर पुलाव तो बनाने भी नहीं आते। कोई बात नहीं, मैंने जो खिचड़ी बनाई है वही खाकर रह लूंगी। यहाँ पायल तरस रही होती है तो वहीं दूसरी तरफ महक को भी अच्छा नहीं लग रहा था। अरे यार, मुझसे आज तक कढ़ी अच्छी बनी ही नहीं है। ये कढ़ी तो बस पायल ही अच्छी बना पाती है। पायल की मदद मांगू क्या? अरे नहीं, पायल की मदद मांगने गई तो माँ जी गुस्सा करेंगी कि अब क्यों एक रसोई में जा रही हो। महक को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। पूजा भी अपना बनाया खाना देखकर रोने लगती है। अरे यार, मुझसे साग क्यों नहीं बनता? माँ ने भी सिखाया था, लेकिन आज तक मुझसे नहीं बना। मुझे हमेशा साग बस महक दीदी के हाथों का ही पसंद आया। मैंने सब साग भी खराब कर दिया और कुछ अच्छा बना भी नहीं पाई। तीनों अलग अलग रसोई में खाना बनाकर काफी परेशान हो जाती हैं और तीनों को एक दूसरे की याद भी आ रही थी। अब सही है, अब घर में कम से कम शांति तो है। तीनों ने बहुत आतंक मचाया हुआ था। कुछ दिनों बाद में सुमन की तीनों बहू उसके पास जाती हैं। माँ जी, बस बहुत हो गया, हमें अलग रसोई में खाना नहीं बनाना। हाँ माँ जी, मुझे कुछ चीजें आती नहीं है और वो महक दीदी और पायल दीदी को आती हैं। मैं उनसे सीखना चाहती हूँ, मैं अलग नहीं बना सकती। लेकिन तुम तो एक साथ बनाते हो तो झगड़ा करती हो, हमारी सुनती नहीं हो तो अलग ही खाना बनेगा। माँ जी, हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, प्यार से खाना बना लिया करेंगे, लेकिन अब वापस से हमारी एक रसोई कर दो, अब बस बहुत हो गया है। लेकिन मैं कैसे मान लूं, कल को वापस तुम तीनों लड़ाई झगड़ा करने लग गई तो? माँ जी, हम वादा करते हैं कि आगे से हम कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, और अगर कभी हमने लड़ाई झगड़ा किया तब भले ही हमेशा के लिए हमारी अलग रसोई कर देना। अगर तुम वादा कर रही हो तो ठीक है, मैं रसोई एक तो कर दे रही हूँ, लेकिन अब मुझे घर में कलेश नहीं चाहिए। ठीक है माँ जी। इसी के साथ अंत में तीनों बहुएं जो लड़ाई झगड़ा करते हुए रसोई में घुस रही थी, अब शांति से जाती हैं और अच्छे से खाना बनाती हैं। स्कूल ड्रेस शॉप के आगे से अरविंद गिफ्ट लेकर जा रहा होता है। तभी ड्रेस की दुकान वाला उसे रोक कर कहता है, अरविंद भैया रुको, क्या लेकर जा रहे हो? अरे भैया, आज मेरी बेटी का 8वां जन्मदिन है, उसी के लिए लैपटॉप गिफ्ट पैक करवा कर ले जा रहा हूँ। इतना बोलकर वहां से अरविंद जाने ही लगता है कि तभी उस कपड़े की दुकान पर विनोद आता है और अपनी बेटी के लिए स्कूल ड्रेस लेता है। क्या बात है भैया, बिटिया के लिए इतनी महंगी स्कूल ड्रेस ले रहे हो? भाई साहब, आज मेरी बेटी का 8वां जन्मदिन है, सोच रहा हूँ कि इस बार उसे नई स्कूल ड्रेस गिफ्ट कर दूं। मेरे पास 300 रुपए कम है। अरे भैया, बिटिया का जन्मदिन है, कोई बात नहीं, तुम 300 रुपए मुझे बाद में दे देना, इससे ज्यादा कम नहीं कर पाऊंगा। अरे भैया, बेटी का 8वां जन्मदिन है और तुम अपनी बेटी को गिफ्ट में स्कूल ड्रेस दे रहे हो? मुझे देखो, मैं तो अपनी बेटी के लिए लैपटॉप लेकर जा रहा हूँ। अच्छी बात है भैया कि तुम अपनी बेटी को इतना महंगा तोहफा दे पा रहे हो। भैया, तुम मेरा गिफ्ट पैक कर दो, मेरी बेटी बहुत खुश होगी। अब अरविंद और विनोद दोनों ही अपनी बेटियों के लिए गिफ्ट पैक करवाकर घर जाते हैं, जहां अरविंद अपनी बेटी को लैपटॉप देता है, जिसे देख काजल बहुत खुश होती है। माय न्यू लैपटॉप, वाओ, आई एम सो हैप्पी। पापा, आप वर्ल्ड के बेस्ट पापा हो। सुनिए जी, अभी हमारी बेटी सिर्फ 8 साल की है और आप उसके लिए इतना महंगा तोहफा लेकर आ गए। तो क्या हो गया कल्पना, काजल हमारी इकलौती बेटी है,
मैं अपनी बेटी के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ ना। अब तुम क्या चाहती हो, मैं उस गरीब विनोद की तरह अपनी बेटी को उसके बर्थडे गिफ्ट में स्कूल ड्रेस दूं? विनोद अपनी बीवी से नाराज होकर वहां से चला जाता है और काजल अपना लैपटॉप लेकर बैठ जाती है। तो वहीं अपनी स्कूल ड्रेस देखकर ज्योति भी बहुत खुश होती है। मेरी न्यू स्कूल ड्रेस, अब मुझे पुरानी स्कूल ड्रेस पहन के नहीं जानी पड़ेगी। अब स्कूल में भी मेरा कोई मजाक नहीं बनाएगा। थैंक यू पापा, मुझे इतना अच्छा गिफ्ट देने के लिए। चलो, मेरी बेटी को उसका गिफ्ट तो पसंद आया। देखो बेटा, आज मैंने तुम्हारे लिए लौकी का हलवा बनाया है, तुम्हें पसंद है ना? ज्योति अपना गिफ्ट देखकर बहुत खुश होती है और कुछ देर बाद अपनी माँ का बनाया हुआ लौकी का हलवा खाकर पढ़ाई करने के लिए बैठ जाती है। समय यूं ही गुजरता है, जहां एक तरफ बीतते दिनों के साथ काजल अपने दोस्तों के साथ घूमने और पार्टी करने में लगी रहती, तो वहीं ज्योति अपनी दोस्तों के घर जाकर ग्रुप स्टडी करती और उनसे बुक उधार लेकर घर में सेल्फ स्टडी करती। समय यूं ही बीतता है और देखते ही देखते उन दोनों का 15वां जन्मदिन आ जाता है। अर्चना, आज हमारी बेटी का 15वां जन्मदिन है। तुम ही बताओ ना, उसे किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है? मैंने 60,000 रुपए जोड़ रखे हैं उसके गिफ्ट के लिए। मुझे तो लगता है अब हमें भी अपनी बेटी को एक फोन दे देना चाहिए। उसे हर चीज के लिए दुकान पर तो कभी आस पड़ोस के लोगों से फोन मांगना पड़ता है। तुम सही कह रही हो। बीच में उसकी ऑनलाइन क्लास भी हो गई थी, पर फोन न होने की वजह से वो क्लास छूट गई और वो कितनी दुखी हुई थी। विनोद अपनी बेटी की जरूरत पूरी करने के लिए बर्थडे वाले दिन उसके लिए एक एंड्रॉइड फोन लेने की सोचता है, तो वहीं अरविंद अपनी बेटी को लाड़ प्यार में बिगाड़ता है। ये मेरी बेटी का 15वां जन्मदिन है, तो इस बार मेरी बिटिया रानी को क्या चाहिए? पापा, इस बार तो मुझे आईफोन 16 चाहिए, वो भी टीबी वाला। बस इतना छोटा सा गिफ्ट? आपको ये छोटा सा गिफ्ट लग रहा है? आपने पहले ही इतनी कम उम्र में उसे लैपटॉप दे दिया और अब इतना महंगा फोन। पापा, माँ हमेशा ऐसा क्यों करती है मेरे साथ? अरे भगवान, तुम चुप रहो। अब मुझे अपनी बेटी की खुशियों को पूरा करने दो। जहां अरविंद अपनी बेटी की जिद पूरी करने के लिए उसकी पसंद का उसे आईफोन 16 गिफ्ट करता है, तो वहीं अपनी बेटी की फिर से एक जरूरत पूरी करने के लिए विनोद अपनी बेटी को एंड्रॉइड फोन दिलाता है। पापा, मुझे यकीन नहीं हो रहा, आप मुझे फोन दे रहे हैं। अब तो मेरी पढ़ाई और आसान हो जाएगी। अब मुझे किसी से फोन मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ज्योति की खुशी देखकर उसके गरीब माँ बाप बहुत खुश होते हैं, तो वहीं अरविंद भी अपनी बेटी को खुश देखकर बहुत खुश होता है। समय यूं ही बीतता है, पर बीतते समय के साथ जहां ज्योति अपनी पढ़ाई के लिए अपने दोस्तों के साथ कोचिंग जाती और घर जाकर पढ़ाई करती, फोन का सही इस्तेमाल करती, तो वहीं दूसरे दिन काजल अपने दोस्तों को घर बुलाकर पार्टी करती है। काजल, मैं देख रही हूँ कुछ दिनों से तुम पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही हो, बस अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने और पार्टी में लगी रहती हो। और कल रात को तो तुम घर भी नहीं आई थी और फिर आज पार्टी करने जा रही हो। माँ, जरा देख कर तो बोला करो, मेरे दोस्त घर पर आए हैं और तुम सबके सामने ही मुझे डांट रही हो। यार, तेरी मॉम तो सच में बहुत परेशान करती हैं। हम सब मेरे घर चलते हैं, हमें वहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तुम्हें अपने घर जाना है, तुम जाओ। काजल नहीं जाएगी। काजल, अगर तुमने घर से बाहर पैर भी रखे तो मैं तुम्हारी टांगे काट दूंगी। एक बार ज्योति को देखो, वो भी तुम्हारी उम्र की है। तुम दोनों का जन्मदिन भी एक ही दिन आता है। कहाँ वो हर टाइम पढ़ाई में रहती है, उसके पास कोई फैसिलिटीज नहीं है, फिर भी हर साल क्लास में टॉप करती है। और एक तुम्हें देखो। यार, तेरी मोम तो सच में बहुत परेशान करती हैं। हम सब मेरे घर चलते हैं, वहाँ हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। काजल अपनी माँ की एक नहीं सुनती और अपने दोस्तों के साथ घर से निकल जाती है और उनके घर पर जाकर नशा करती है। समय यूं ही बीतता है, जहां एक तरफ बुरी संगति में काजल बिगड़ जाती है, तो वहीं ज्योति अपनी माँ बाप का नाम रोशन करती है। अरे ज्योति बेटा, तू सुबह से पढ़ाई कर रही है, अब 2 मिनट बैठकर खाना खा ले। माँ, मुझे इस बार क्लास में नहीं, पूरे स्कूल में टॉप आना है, ताकि मुझे अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल सके। बेटा, तू फिक्र मत कर, इस बार तू ही टॉप करेगी। विनोद और अर्चना भी ज्योति की पढ़ाई पर काफी ध्यान देते हैं। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं और बच्चों के एग्जाम खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही एक दिन, कल तो मेरी बेटी का 18वां जन्मदिन है और कल ही उसका रिजल्ट भी आने वाला है। तो बता बेटी, इस बार क्या चाहिए तुझे? पापा, आपको जो ठीक लगे आप वो दे देना। मैं तो बस भगवान से यही दुआ कर रही हूँ कि कल मैं अच्छे नंबरों से पास हो जाऊं। पापा, कल मेरा जन्मदिन है, इस बार आप मुझे क्या दोगे? इस बार मुझे अपने जन्मदिन पर एक कार चाहिए। मेरे सभी दोस्तों के पास कार है, बस मेरे पास ही नहीं है। हाँ बेटा, क्यों नहीं, एक कार ही तो चाहिए ना। इस बार तुझे तेरे जन्मदिन पर वो भी मिल जाएगी।
अरविंद अपनी बेटी की सारी जिद पूरी करता है, जिस वजह से काजल बिगड़ जाती है। अगले दिन वो अपनी बेटी के लिए एक कार ऑर्डर करके आता है तो वहीं विनोद अपनी बेटी के लिए लैपटॉप लेकर आता है और ये देख अरविंद विनोद पर हंसने लगता है। अरे विनोद भाई, तुम अपनी बेटी को अब लैपटॉप दे रहे हो। जो गिफ्ट तुम अपनी बेटी को आज दे रहे हो वो गिफ्ट मैं अपनी बेटी को 8वें जन्मदिन पर ही दे चुका था। इस बार मैं अपनी बेटी को एक कार दे रहा हूँ। बुरा मत मानना अरविंद भैया, पर तुम अपनी बेटी को बिगाड़ रहे हो। इतनी कम उम्र में इतना सब कुछ देख लेना, एक दिन पछताओगे। पापा देखो, मैंने पूरे स्कूल में टॉप किया है। बधाई हो बेटी, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। तुमने तो नाम रोशन कर दिया। गरीब परिवार की खुशी देख अरविंद भी सबके सामने अपनी बेटी को कार की चाबी देते हुए कार से पर्दा हटाता है और कार के बारे में बताता है, जिसके बारे में सुन काजल सबके सामने अपने पिता की इंसल्ट कर देती है। पापा, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। सबके पास BMW कार है और आप मेरे लिए सस्ती सी कार लेकर आए हैं। नहीं देना था तो मत देते। कम से कम मेरी इंसल्ट तो ना होती मेरे दोस्तों के सामने। देख लो भैया, तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा है। 4 लोगों के सामने तुम्हारी बेटी तुम्हारी ही इंसल्ट कर रही है। काजल अपने पिता को सभी के सामने भला बुरा बोलकर चली जाती है। सब लोग अरविंद पर हंसने लगते हैं। अब अरविंद अगले दिन ज्योति को अपने कुछ दोस्तों के साथ कॉलेज जाता देखता है तो वहीं उसकी बेटी अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए। मैंने कहा था ना आपको, आप अपनी बेटी को बिगाड़ रहे हैं। अब तो लोग भी हंसते हैं, कहते हैं कि हमने खुद अपनी बेटी बिगाड़ दी। तुम सही कह रही हो कल्पना, सारी गलती मेरी ही है। मैंने अपनी बेटी को खुद बिगाड़ा है तो उसे सुधारूंगा भी मैं ही। पापा, मैं घूमने जा रही हूँ, 2 दिन बाद घर आऊंगी। कहीं जाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं तुम्हारे सारे क्रेडिट कार्ड ब्लॉक करवा रहा हूँ। अब से तुम्हें पॉकेट मनी भी नहीं मिलेगी। इतना बोलकर अरविंद उसके हाथ से गाड़ी की चाबी छीन लेता है और काजल मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और अब अरविंद अपनी बेटी को घर से बाहर भी नहीं जाने देता। बहुत कर ली तुमने अपनी मनमानी। अब तुम ज्योति के साथ सिर्फ पढ़ाई करोगी और उससे जाकर दोस्ती करो। देखो, वो अभी कॉलेज से आई है और आते ही पढ़ाई करने के लिए बैठ गई। अगर तुम ये सब किया तभी तुम्हें तुम्हारा कार्ड और गाड़ी मिलेगी, समझी? नहीं तो भूल जाओ ये सब। अच्छा, जा रही हूँ उस चोमू के पास। आप लोगों ने तो मेरी जिंदगी को नर्क बना दिया है। काजल मुंह बना के ज्योति के पास जाती है और उससे दोस्ती करती है। मेरी थोड़ी हेल्प कर दो। आज से हम दोनों दोस्त हैं। मुझे भी तुम्हारी तरह क्लास में टॉप करना है। हाँ काजल, क्यों नहीं, अंकल ने बताया था मुझे। इस तरह ज्योति और काजल के बीच दोस्ती हो जाती है और बीतते समय के साथ धीरे धीरे काजल भी सुधर जाती है और अपनी क्लास में अच्छा स्कोर करती है।